नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नोटिस यानी इन्फॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट। किसी भी बात की जानकारी होना ही नोटिस होता है। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हो आप और गाड़ी का मालिक आपको ये बताता है कि साहब इस गाड़ी का ना पिछले साल एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से इसके पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और उसकी वजह से इसको बार बार जो है मेंटेनेंस के लिए भेजना पड़ता है, इसकी सर्विस करानी पड़ती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करानी पड़ती है। तो उसने आपको एक नोटिस दिया है। नोटिस भी दो तरीके का होता है, मेजरली दो तरीके का होता है। पहला है साहब एक्चुअल या एक्सप्रेस नोटिस और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक्चुअल या एक्सप्रेस नोटिस का मतलब यह है कि किसी क्रेडिबल सोर्स द्वारा आपको कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि डायरेक्टली दी गई है, कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, और एक्सप्रेसली दी गई है यानी कि बोल कर दी गई है। कोई भी वेग रूमर यानी कि अफवाह या फिर कोई भी मेयर स्टेटमेंट जो कि किसी स्ट्रेंजर ने कोई अजनबी ने आपको कोई स्टेटमेंट बोला है तो उसको हम एक्सप्रेस नोटिस नहीं मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक घर खरीदना है, आप घर के मालिक के पास जाते हो और उसको बताते हो कि साहब इस घर को आप खरीदना चाहते हो, इसकी क्या कीमत है। तो घर का मालिक आपको ये बताता है कि मैं बेच तो दूंगा और ये कीमत है, लेकिन इस घर में इस घर का जो है एक विवाद है, ये कोर्ट में केस चल रहा है मेरे और मेरे पत्नी के बीच में या भाइयों के बीच में कोई केस चल रहा है और इस बात की जानकारी वो आपको देता है, तो इसको हम कहेंगे एक्सप्रेस नोटिस। लेकिन यही जानकारी अगर आपको उस गली के पनवाड़ी से मिलती है या कोई अफवाह चल रही है उस मोहल्ले में और कि ये घर जो है वो विवादित प्रॉपर्टी है, तो इसको हम कोई एक्सप्रेस नोटिस नहीं मानेंगे। ठीक है जी। अगला है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि आपको नोटिस है उस बात का जो कि इंपॉर्टेंट है उस केस में। ठीक है जी। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी या फिर कोई भी एक्सप्रेस नोटिस मुझे नहीं दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 कैटेगरीज ऐसी बताई गई हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस की कि जहाँ पर आपको नोटिस है ये माना जाएगा केस अगर कभी भी होता है कोर्ट केस। ठीक है जी। पहला है विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम इंक्वायरी, यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इंक्वायरी करें और आपने इंटेंशनली उस इंक्वायरी को नहीं किया है किसी भी कारण से, शायद अपने निजी फायदे के लिए आपने उसको नहीं किया है, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि आपके पास नोटिस था, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा और आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपके पास जानकारी नहीं थी या आपको कोई एक्सप्रेस नोटिस नहीं दिया गया था। ठीक है जी। चाहे आपको लॉस हो रहा है तो वो लॉस फिर आपको झेलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे के नाम कर देता है अपनी वसीयत में, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका जो बड़ा बेटा है जिसके नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है एक लोन लेके आ जाता है जो कि उसके छोटे भाई के नाम पर है और बैंक जो है इंक्वायरी नहीं करता कि एक्चुअल में ऐसी कोई वसीयत भी है या नहीं जिसके कारण वो जो प्रॉपर्टी है वो बड़े भाई के पास है ही नहीं और उसका लोन पास कर देता है। हो सकता है कोई मिली भगत थी, बैंक मैनेजर ने कोई रिश्वत ली थी या जो भी कारण था, तो इस कारण से उसका लोन जो है वो पास हो जाता है। तो बाद में अगर कोई केस किया जाता है, उसका लोन जो है बैंक का रिकवर नहीं हो पाता है और बैंक केस कर देता है, फ्रॉड का केस करता है, तो ऐसे केस में कोर्ट ये मानेगा कि साहब बैंक के पास नोटिस था, उसको इंक्वायरी करनी चाहिए थी, उसने इंक्वायरी नहीं करी, तो अब जो भी लॉस है वो छोटे भाई से नहीं वसूल सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी छोटे भाई की है, लोन बड़े भाई ने लिया है, तो आप क्लेम कैसे कर दोगे उस प्रॉपर्टी के ऊपर? नहीं कर सकते, है ना। तो इसको हम कहते हैं विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम इंक्वायरी। जब आपको इंक्वायरी करनी चाहिए थी आपने इंटेंशनली उसको नहीं किया, तो ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। दूसरा है साहब ग्रॉस नेग्लिजेंस। ग्रॉस नेग्लिजेंस भी जो है एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाता है। कहने का मतलब है ग्रॉस नेग्लिजेंस मतलब एक बहुत बड़ी लापरवाही अगर आपने कर दी है। मान लो आप एक घर खरीदने जा रहे थे, उस घर का कब्जा किसी और व्यक्ति के पास था और आपने पूछने की कोशिश भी नहीं करी कि जो व्यक्ति उस घर में रह रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है, वो क्यों रह रहा है, क्योंकि मालिक तो वो है नहीं, क्यों रह रहा है, कब तक रहेगा, तो कुछ भी आपने पूछा नहीं, आपके सामने वो रह रहा था। तो ये क्या है, ये एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस के व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो जहाँ जाके उसकी सारी जानकारी ले, सारी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि वो व्यक्ति कौन है, क्यों रह रहा है, और तभी उसका कॉन्ट्रैक्ट करे खरीदने का। तो अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन को आप फुलफिल नहीं करते हो, अपनी ड्यूटी को आप ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करते हो, केयरफुली नहीं करते हो और फिर आपको कोई नुकसान होता है और कोर्ट में केस जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरे पास तो कोई जानकारी थी नहीं कि ये व्यक्ति कौन है और क्यों रह रहा है और क्यों नहीं जा रहा वहाँ से, तो मुझे तो आप मेरा घर दिलवाइए, मैंने पैसे दिए हैं उस चीज़ के। तो आप ये नहीं कह सकते क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा क्योंकि आपके सामने ही उस व्यक्ति ने उस घर का कब्जा ले रखा था। हो सकता है उस व्यक्ति ने कोई कर्ज दिया था मकान मालिक को और मकान मालिक और उस व्यक्ति के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भैया जब तक कर्जा नहीं निपट जाता तब तक वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ उस घर में रह सकता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की आपको जानकारी नहीं थी। जानकारी इसलिए नहीं थी क्योंकि आपने ली नहीं थी,
आपके सामने वो व्यक्ति उस घर में रह रहा है, तो आपको जानकारी लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी? लेनी चाहिए थी। तो ये ग्रॉस नेग्लिजेंस किया है आपने। बेशक इंटेंशनली कोई गलती नहीं करी है, आपने ठीक तरीके से जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए वैसे ही किया है, लेकिन क्योंकि आपसे एक लापरवाही हो गई है, बस ऐसे ही आपने छोड़ दिया उस चीज़ को, पूछा नहीं, तो इस वजह से आपको अब जो भी नुकसान होगा, जो भी भरपाई होगी, वो आपको करनी पड़ेगी, आपको झेलनी पड़ेगी, है ना। कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी आपको लेनी चाहिए थी, क्योंकि ऑर्डिनरी प्रूडेंस के व्यक्ति से एक्सपेक्ट किया जाता है कि सामने कोई गड़बड़ दिखाई दे रही है तो उसकी जानकारी ली जाए, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस इस केस में माना जाएगा। डिफरेंस क्या है विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम इंक्वायरी और ग्रॉस नेग्लिजेंस में? डिफरेंस आप यही है कि इसमें जो ग्रॉस नेग्लिजेंस है उसमें ऑर्डिनरी प्रूडेंस के व्यक्ति से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है जो कि पूरी नहीं होती है, और उस लापरवाही की वजह से कुछ जो है नुकसान हो जाता है। लेकिन जो विलफुल एब्सटेंशन है उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति जो है एकदम से समझ जाए, कोई विजिबल गलती ना दिखाई दे रही हो, लेकिन इंक्वायरी की ज़रूरत थी और इंक्वायरी नहीं करी गई। दूसरा डिफरेंस ये है कि ग्रॉस नेग्लिजेंस में आपकी इंटेंशन जो है वो ये नहीं होती कि आपके साथ कोई गड़बड़ हो या आप कोई गड़बड़ करें, लेकिन विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम इंक्वायरी जो है वो आपने अपनी इंटेंशन से की है, आप इंटेंशनली आपने उस गलती को किया है, चाहे किसी भी कारण से किया है, अपने निजी फायदे के लिए किया है, तो वो अपने आप में एक डिफरेंस है। ठीक है जी। अगला है साहब रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? मान लो आप जो है अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, अपना घर किसी को बेच रहे हो, आप एक सेल डीड करा रहे हो, उसके लिए उस सेल डीड में कुछ ऐसी कंडीशन लिख दी गई हैं, मान लो अमाउंट जो है उस घर का वो ऊपर नीचे कर दिया गया है और उसकी आपको जानकारी नहीं है, और बाद में कोर्ट में केस होता है तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि आपको तो जानकारी थी ही नहीं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उस सेल डीड को पढ़िए, आपने साइन किया है, पढ़ना भी आपकी जिम्मेदारी थी। ठीक है जी। तो रजिस्ट्रेशन जब भी होता है उसको भी हम एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस के रूप में देखते हैं। इसके बाद होता है साहब एक्चुअल पोजेशन एज द नोटिस। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को कब्जे में ले रखा है जिसको आप खरीदने जा रहे हो, तो ये अपने आप में आपको एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस दिया गया है कि साहब कब्जा उसके पास है ही नहीं जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो ये आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। इसके अलावा है साहब स्टेट ऑफ द प्रॉपर्टी। स्टेट ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हो, बहुत पुरानी, आपको साफ नज़र आ रही है कि बहुत पुरानी है, या शीशा टूट रखा है, या टायर उसके घिस रखे हैं, या सीट कवर फट रखे हैं, तो उसके बावजूद आप उसको खरीद लेते हो और फिर वो गाड़ी में बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत आ जाती है, आपको वो भंगार में बेचनी पड़ती है, तो आप केस नहीं कर सकते, आप कोई हर्जाना वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था ना साहब, स्टेट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो कोई भी व्यक्ति जो आपको जानकारी देगा उससे ज़्यादा ही बता रही है ना, आपको सामने दिख रहा है। तो स्टेट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो भी अपने आप में कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है। मान लो आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, अपनी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए आप एक बिल्डिंग खरीद रहे हो, और वो जो बिल्डिंग है वो किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को बिलोंग करती है, और मान लो आप एक जो है इस्लामिक रिलीजन से आते हो और आप एक ऐसी बिल्डिंग खरीद रहे हो जिसकी दीवारों में गड़े हुए हैं, राम गड़े हुए हैं, रावण है, सीता है, या इस तरीके से बहुत सारी जो है एनग्रेव्ड पेंटिंग्स वहाँ पर हैं, तो उस बिल्डिंग को आप तोड़ करके या वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं इस्टेब्लिश कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो क्लियरली आपको ये बता रहा है कि ये एक हिंदू कम्युनिटी की बिल्डिंग है। ठीक है जी। इसके अलावा साहब हमने दो नोटिस को पूरी तरीके से समझ लिया है। पहला है एक्चुअल या एक्सप्रेस नोटिस, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तीसरी भी एक छोटी सी कैटेगरी होती है, वो है नोटिस टू दी एजेंट। मान लो आपकी एक लेदर की फैक्ट्री है, तो ऐसा तो है नहीं कि उस फैक्ट्री के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे सप्लायर के साथ या किसी भी और व्यक्ति के साथ वो आप खुद ही जाके करोगे। आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते होंगे और वो भी आपकी तरफ से डील्स करते होंगे। तो अगर कोई भी लेदर की डील हो रही है, क्योंकि लेदर की फैक्ट्री है, तो उसके जो एम्बिट में आती हैं चीज़ें, लेदर के एम्बिट में वो ऐसी कोई भी डील हो रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और आपके फैक्ट्री का कोई एम्प्लॉय आपका एजेंट बन करके वहाँ पे जाता है और कोई डील करता है, तो वो भी आपके अपने आप में कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा। ठीक है जी। वहाँ पर उस एजेंट को जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो भी जिस भी कॉन्ट्रैक्ट पर वो साइन कर रहा है और उस इन्फॉर्मेशन को वो आपको बता रहा है, तो आप बाद में ये क्लेम नहीं कर सकते कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है जी। एजेंट टू द नोटिस यही होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो उसी एम्बिट में होना चाहिए जिसकी एजेंसी है। मान लो लेदर की फैक्ट्री है तो लेदर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शैम्पू का कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है और जिम्मेदारी आपकी हो गई। ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एजेंट जो है वो एक फ्रॉड है, वो उसको जो भी जानकारी मिली है वो आपको बता ही नहीं रहा है, तो इसको एक वैलिड नोटिस नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। तो तीनों चीज़ें आपने समझ ली हैं, एक्चुअल नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और नोटिस टू दी एजेंट। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।